विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से मुझे बता दो। CTM 2.0 के सेशन नंबर फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन को शुरू करने से पहले कुछ खास बातें मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, है ना, कि ये जो सेशन है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी को ध्यान में रखते हुए इसमें क्वेश्चन डाले जाएंगे, SSC, रेलवे, पुलिस एग्जाम। ओवरऑल अगर मैं बात कहूं तो ये सेशन स्टूडेंट के इंप्रूवमेंट के लिए जड़ी बूटी साबित होगा। मतलब टॉप क्लास इंप्रूवमेंट मैं देने वाला हूं आपको। इसमें सब तरह के क्वेश्चंस होंगे और टॉप क्लास क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए अब सभी एग्जाम हो गए। इसमें सभी एग्जाम का कंसिडरेशन मैंने लिया है। मैं पहले ही बता रहा हूं, ऑल एग्जाम। मैं इतने सारे एग्जाम लिख नहीं सकता था जितना का मैंने कंसिडरेशन लिया है। मेरा जो अल्टीमेट एम है, 90 से 100% क्वेश्चन आपके पेपर में आने चाहिए इस सीरीज से, और मैं उसी एम के साथ आपको अब से प्रैक्टिस कराना शुरू कर रहा हूं। और ये एम हमेशा रहेगा कि आपको जो कंटेंट दिया जाए उसकी क्वालिटी ऑलवेज ऑन टॉप रहे। टॉप लेवल कंटेंट, टॉप लेवल क्वेश्चंस, टॉप लेवल सारी की सारी चीजें रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए यहां पर स्केच द मैथ 2.0 में आप CHSL, CGL, UPSI, NTPC CBT 2, रेलवे ग्रुप डी, SSC GD, डिफेंस एग्जाम जिसमें CDS, नेवी, एयरफोर्स, ये सब आने वाले हैं। ठीक है, साथ के साथ आपके जितने भी स्टेट PSCs हैं वो सब मैं यहां पर कवर करूंगा, और सबसे शानदार ये सेशंस आपके रहने वाले हैं। UPSC भी होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे यही चाहता हूं कि अगर आप एक पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तो निश्चिंत होकर पढ़ाई करना, क्योंकि हर क्वेश्चन कुछ सिखाकर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, इस सेशन का जो मेन उद्देश्य है, एग्जाम की तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। ये गेम चेंजर वाला जो लॉजिक है ना, ये आपको बड़ा पसंद आएगा। इस सेशन की ये TRP रहने वाली है। गेम चेंजर क्वेश्चंस, ये सेशन की TRP रहने वाली है, तो आपको काफी मजा आने वाला है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन PYQ से होंगे और बेस्ट शॉर्ट मेथड मिलेगा आपको हर क्वेश्चन का। आपकी प्रैक्टिस क्या करती है आपके लिए, मैं बता देता हूं प्रैक्टिस का सही मतलब क्या है। प्रैक्टिस ब्रिंग्स द स्पीड, प्रैक्टिस स्पीड लाती है और एक्यूरेसी लाती है फॉर परफॉर्मिंग एनी इंपॉर्टेंट टास्क और वर्क। आप चाहे कोई भी टास्क कर रहे हो उस दुनिया का, कोई भी टास्क, आपको प्रैक्टिस क्या करती है, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाती है। मैं आपको कॉन्फिडेंस देता हूं कि इस सेशन को अगर आप करोगे, रेगुलर करना है, रेगुलर ही करना है, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैथ्स के प्रोस्पेक्टिव से, प्रैक्टिस के प्रोस्पेक्टिव से टॉप क्लास सेशन होगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक सेशन अगर आप पढ़कर जाओगे ना, तो आपके लिए होता है ना कि मतलब एक ड्रीम सेशंस होते हैं कि यार मुझे मजा आया, लेकिन आपको एक सोच बदलनी होगी अपनी, क्योंकि मैं यहां पर केवल और केवल सीखने आया हूं। मैं हमेशा से कहता हूं कि कभी भी सेशन में बैठकर यह मत सोचो कि मैं करने आया हूं, अगर मुझे कुछ नहीं आएगा तो मैं सीख कर जाऊंगा। लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ठीक है ना, चलिएगा। तो लर्निंग सबसे बड़ी चीज है। सबसे बड़ी बात, फाउंडेशन बैच आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं कोई भी एग्जाम। SSC एग्जाम में मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है। डिटेल कोर्स के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएं, 12 और 24 महीने का बैच लें। साहिल 10 एज ए कोड लगाकर अनअकैडमी पर मेरा डिटेल कोर्स ले सकते हैं, जो कि अभी आने वाला है, और एक मेंसुरेशन वाला बैच चल रहा है। ठीक है, तो साहिल 10 कोड लगाकर अभी जुड़े, मेंसुरेशन चल रहा है, और कंप्लीट आपके सामने कंप्लीट न्यू बैच फाउंडेशन 2021-22 कंप्लीट मैथ प्रिपरेशन बिगिनर टू एक्सपर्ट, इसका नाम मैंने दिया है। CET, SSC, बैंक, डिफेंस, टीचिंग एग्जाम ऑल के लिए अपकमिंग है। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। किसी भी कैटेगरी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं स्टार्ट करना चाहता हूं पहले क्वेश्चन से। रेडी, चलिए। आराम से टाइम लो, अपना टाइम लो, अपना टाइम से करो, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए अब काफी समय हो गया है, अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। मैं हमेशा से आपसे कहता हूं, अब सब लोग सामने ध्यान देना, पेन और कॉपी साइड में रख दो। मैं जो समझा रहा हूं उसे लिखते रहना अपनी कॉपी में। ठीक है, तो यही तरीका हम हर क्वेश्चन के साथ करेंगे और काफी आपको मजा आएगा। मैं बोलता हूं कि 3 अंकों की संख्या है। आप जानते हो कि 3 अंकों की संख्या को आप ऐसे लिखोगे डियर, हाँ या ना बोल दो। सर ऐसे ही लिखेंगे। यहां पर आपका जो Z होता है ये इकाई का अंक है, ये जो Y है ये दहाई का अंक है, और ये जो X है ये सैकड़े का डिजिट है। तो अगर मैं इस संख्या को पूरी तरह से लिखना चाहता हूं तो क्या मैं यही लिखूंगा इसको
जेड प्लस 10y प्लस 100x। एनी प्रॉब्लम? क्योंकि 3 अंकों की संख्या को ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि ये जो अंक होता है इसका स्थान क्या है? इकाई का अंक, और बीच वाला दहाई का अंक, और सबसे पहला वाला सैकड़ा का अंक होता है। ऐसे लिखते हैं। किसी को कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलने दीजिए। अगर मैं बोल देता हूं कि वास्तविक रूप से उसके अंकों को उलट से घटाया जाता है, यानी कि 3 अंकों की संख्या को उसके वास्तविक रूप को उसके व्युत्क्रम से उलटकर घटाया जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा? जेड वाई एक्स हो जाएगी संख्या। हाँ या ना बोलते जाओ, बस हाँ या ना बोलते जाओ। क्या वो जेड वाई एक्स हो जाएगी संख्या? बोलिए हाँ या ना। यस सर, जेड वाई एक्स हो जाएगी। तो क्या इसको ऐसे लिखोगे अब? 100 जेड प्लस 10 वाई प्लस एक्स। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना डियर? आपको क्या बोला जा रहा है कि 3 अंकों की संख्या को वास्तविक रूप को उलटकर से घटाया जाता है। तो आप, ये पहली समीकरण है और ये दूसरी समीकरण है। क्वेश्चन पढ़कर मुझे बताएं कि दूसरी में से पहला होगा या पहले में से दूसरा होगा। पढ़कर, क्योंकि मैं हर एक चीज सिखाऊंगा कि पढ़ा कैसे जाता है। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो क्वेश्चन में यह लिखा गया है वास्तविक रूप को घटाया जाता है व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम से घटाया जाता है, यानी कि 2 - 1 करने पर। अब समीकरण 2 - अगर मैं 1 कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? इसमें से ये घटाऊंगा तो देखो डियर स्टूडेंट, ये कट गया तो क्या हो जाएगा? x माइनस का z, ठीक है, x माइनस का z प्लस 100z माइनस का 100x। एनी प्रॉब्लम मेरे दोस्तों? किसी को कोई समस्या है क्या? बताओ। और ये किसके बराबर है? 594 के। और मैं यहां से देख पा रहा हूं कि सर एक्चुअल में ये कितना निकल कर आ गया? 99 जेड माइनस एक्स बराबर 594, और यहां से जेड माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 6। एनी प्रॉब्लम मेरे प्यारे दोस्तों? या एक्स माइनस जेड? एक्स माइनस जेड आएगा ना, है ना? एक्स माइनस जेड आएगा। हाँ सही है, सही है ना? इसमें से ये घटाया है ना, तो आई थिंक सही है, जेड माइनस एक्स ही होगा। सही है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं जो भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से करो, सॉल्व करो। यहां से आप देखो, कोई दिक्कत है क्या आपको? चीजें, कोई दिक्कत यहां तक आपको कोई परेशानी तो नहीं आई? यहीं तक सही है आपका? कोई बात नहीं, इंग्लिश से भी देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां तक कोई दिक्कत आई क्या? नहीं। अब उसके अंकों का योग दे रखा है 15। अंकों का योग का मतलब क्या होगा डियर? एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा। बोलो हाँ या ना। ये आपको क्या दे रखा है? 15 दे रखा है, दे रखा है ये वाली इक्वेशन से, ठीक है, ये वाली इक्वेशन से आपको 15 दे रखा है। किसी को कोई दिक्कत? वेल डन। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, यानी कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, यानी कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, यानी कि y माइनस जेड बराबर 3 है। एनी प्रॉब्लम मेरे दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं करो, आराम से, टेंशन ना लो, कोई दिक्कत? y माइनस जेड बराबर 3, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15। किसी को कोई समस्या आई तो बताओ मेरे को। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं वैल्यू पुट कर दूं? क्या मैं वैल्यू पुट कर दूं? अगर मैं x की वैल्यू रखना चाहूंगा तो मैं क्या रखूंगा? यहां पर x की वैल्यू मैं रखूंगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, अगर मेरा 15 है तो x की वैल्यू मैं क्या रखूं? चल x की वैल्यू रख दो x प्लस 6, सॉरी जेड माइनस 6। y की वैल्यू क्या रखोगे? y की वैल्यू रख दो जेड प्लस 3, प्लस z की वैल्यू तो z रहने दो बराबर 15। तो हमने यहां से क्या किया? सॉल्व किया तो 3z बराबर कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। z बराबर कितना हो गया डियर? z बराबर हो गया 6। अगर z बराबर 6 हो गया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। तो इसका जो एक्चुअल आंसर आएगा बाया हिंदी, बाया हिंदी आपका 9 आने वाला है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। यहां पर हमने कोई भी चीज गलत नहीं की है, बस समझने समझने का खेल है ना डियर? चलिए, तो 9 इसका राइट आंसर होगा। अगर मैं इंग्लिश के हिसाब से करता हूं तो इंग्लिश में थोड़ी सी लैंग्वेज में होगा कि यहां पर एक में से 2 घट जाएगा बस, और कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है डियर? तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, चीजें क्लियर है? इंग्लिश में, इंग्लिश से 5 आ रहा है, इंग्लिश से 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ, तो यहां तक कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, हमने सबको घटाया और सही घटाया है। ठीक है, बाया हिंदी मैंने किया है। ओके, चलिए, ये लाजवाब प्रश्न है डियर, थोड़ा सा ध्यान दो, चीजों को बनाइए और सीखिए। ठीक है, अच्छा, अगला प्रश्न करिए प्लीज, और इसको रिपीट भी कर लेंगे, है ना? कोई दिक्कत आई तो। हिंदी से 9 आएगा और वैसे 5 आएगा।
प्लीज ध्यान दो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है डियर, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपसे बोला जा रहा है कि PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहां पर जो चीजें मैं बना रहा हूं ना, वह हर एक कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करवा देगा कि यार PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की परिभाषा क्या होती है डियर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, PQRS अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसकी सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है कि उसके आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं ना, उनका सम आपका कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सबको पता है, जिसको नहीं पता वो लिख ले, आमने सामने वाले कोणों का योग आपको पता होता है कि एंगल P प्लस एंगल R बराबर 180 होगा। इसी प्रकार क्या मैं कह सकता हूं, क्या एंगल S और एंगल Q बराबर कितना होगा, एंगल S और एंगल Q बराबर भी 180 होगा। यहां तक किसी को कोई समस्या? यही सबसे बड़ी चीज होती है। मैं दोबारा से बोलता हूं कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने वाले एंगल्स का जो सम होगा वह क्या होगा, 180 होगा। गॉट इट? चलिए अब यहां से मुझे देखो P और R का अंतर दे रखा है, एंगल P माइनस एंगल R 90/7। वायर टफ कैलकुलेशन लग रही है, लेकिन तरीका तो यहीं से बनता है। एंगल S माइनस एंगल Q, एंगल S माइनस एंगल Q बराबर 190/7। मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या आप सभी को बोटन स्ट्रीम कंसेप्ट पता है? क्या आप सभी को बोटन स्ट्रीम कंसेप्ट पता है? अगर नहीं पता तो मैं रिवाइज करवाऊंगा, हर एक टॉपिक को रिवाइज करवाऊंगा कि बोटन स्ट्रीम कंसेप्ट क्या कहता है कि x प्लस वाई बराबर अगर a है और x माइनस वाई बराबर अगर b है, अगर इस तरह की कोई समीकरण बन जाए, अगर x निकालना हो तो क्या करोगे, अगर बड़ा वाला निकालना है तो दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देते हैं। अगर y निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, बटे 2 करेंगे। तो छोटा वाला निकालना है, सर पता कैसे चलेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है? भाई साहब, जो माइनस वाले में जो बड़ा दिख रहा है तो ये x बड़ा और y छोटा। गॉट इट? चलिए सेम यहां से हमें क्या निकालना था, यहां से हमें निकालना है एंगल Q और एंगल R। तो यहां मुझे अगर एंगल R निकालना हो तो मैं क्या करूं, इसमें से ये घटाओ, 180 में से 90 डिग्री बटे 7 घटाने पर और बटे 2 करने पर, और यहां से मुझे अगर Q निकालना है तो क्या करूं, वही काम 180 डिग्री में से 190 बटे 7 घटाकर बटे 2 करने पर। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, कठिन नहीं होते हैं, लेकिन दिमाग पूरा लगाना पड़ता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका यही तो पूछा गया है, एंगल Q और एंगल R, एंगल Q और एंगल R ही तो पूछा गया है, एंगल Q और एंगल R ही तो पूछा गया है। तो क्या करोगे, इनको सम कर दो। जैसे ही सम करोगे तो क्या मैं कह सकता हूं, 180 डिग्री प्लस 190, 90/7, 90 डिग्री बटे 7 प्लस 180 डिग्री माइनस 190/7 बटे 2। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सॉल्व करने पर 360 माइनस 190 और 90 कितना हो गया, 190 और 90 280 बटे 7 बटे 2। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है डियर, सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 360 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 360 इंटू 7 करेंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, कैलकुलेशन अच्छी से अच्छी आएगी, यू हैव टू प्रिपेयर। तो 2520 है, उसमें से 280 घटाया बटे 14, तो सॉल्व करने पर कितना आया, 280 घटाने पर 2240 बटे 14, तो आंसर आ जाएगा आपका 160 डिग्री। मजा आ गया डियर? डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते थे, डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते थे आप, ठीक है। तरीके तरीके की बात है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये प्रश्न, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं डियर, तो इनकी रेस्पेक्ट करिएगा, इज्जत करिएगा। सर 190 कहां से आया, ये क्वेश्चन से लिया है सब मैंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, अमेजिंग क्वेश्चन है, करिए। डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना, 90/7 करके, और 90 माइनस 90/7 करके भी कर सकते हो। वेल डन, मजा आ जाएगा। दो संख्याओं का मैसेप है 15 है, दोनों संख्याओं में से एक संख्या आपकी 75 है और बड़ी संख्या 133 और 187 के बीच में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा
दो संख्याओं का लेस पे नहीं हो सकता। सीखने के लिए आप तैयार हैं डियर? वेल डन, गजब। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने पहले भी बताया था कि यार कोई भी दो संख्याएं होंगी, पहली संख्या और दूसरी संख्या। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर एक संख्या आपको 75 दे दी तो दूसरी संख्या का पता लगाना ही है आपका सबसे बड़ा उद्देश्य। मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आपको एचसीएफ आपका 15 दे रखा है, अगर आपको आपका एचसीएफ 15 दे रखा है तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 5। यहां तक आप में से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? कोई तकलीफ नहीं है? क्या तकलीफ होगी सर? नहीं। तो मैं कहता हूं यार दूसरी संख्या के अंदर भी उसका एचसीएफ होगी, उसकी आत्मा। बोलो हाँ या ना? दूसरी संख्या के अंदर उसकी आत्मा भी उसका एचसीएफ होगी। 15 तो होगा ही ना? बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन आप जानते हो कि अगर आप उस संख्या का रेशो निकालोगे बी, शुड बी को प्राइम। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ए और बी आपस में को प्राइम होने चाहिए ना? ए और बी आपस में को प्राइम होने चाहिए सर, बात ऐसी है। और क्या मैं कह सकता हूं कि 5 से बड़ा भी होना चाहिए? तो बी ए आपस में को प्राइम हो, आपस में क्या हो? को प्राइम हो, और बी आपका 5 से बड़ा भी हो। 5 से बड़ा क्यों हो बताओ? 5 से बड़ा क्यों हो? 5 से बड़ा इसलिए हो गुरुजी क्योंकि बोला गया ना कि बड़ी संख्या है ये तो छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। चलो ठीक है, मान ली बात। तो मैं कहता हूं यार कैसे करें? समस्या तो अच्छी लग रही है और अच्छी भी है। तो मैं ये कहूंगा कि देखो यार, अगला रेशो आप क्या मान सकते हो? 7 मान सकते हो। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 105। ठीक है, हो जाएगी ना? आप अभी रुको, मैं बताऊंगा सारी। आप इसका अगला 9 मान सकते हो, तो कितना हो जाएगा? 135। आप और क्या कर सकते हो? 10 मान सकते हो क्या? नहीं, 10 तो मान ही नहीं सकते आप। 10 तो नहीं मान सकते ना? हाँ, तो मैंने कहा 10 तो नहीं मान सकते। 11 मान सकते हो, तो कितना हो जाएगा? 165। और 12 मान सकते हो, 12 तो नहीं मान सकते, 12 मान सकते 12। तो ये कितना हो जाएगा? 12 × 15 180। मैं थम जाऊं? मैं थम जाऊं? बस मैं थम जाऊं? मैं क्यों थम जाऊं भाई? मैं इसलिए थम जाऊं क्योंकि जो मेरी संख्या है, जो 8 भी मान सकते हो क्या? 8 भी ले सकते हो, हाँ, 5 और 8 भी ले सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड थिंकिंग। अभी मान सकते हो, यहां 120 भी लगा देता हूं। लेकिन मैं यहां देख रहा हूं कि जो मेरी तीसरी संख्या है, जो मतलब बड़ी वाली संख्या है, वो किस किस के बीच है? 133 और 187 के बीच है। तो क्या 7 मानना ठीक रहेगा, या 6 मानना ठीक रहेगा, क्या 8 मानना ठीक रहेगा? नहीं, कहां से ठीक रहेगा यार? 105 120 चलेंगी नहीं। 133 से बड़ी और 187 से छोटी, तो क्या इन तीनों संख्याओं में से कुछ मानना पड़ेगा मेरे को? बोलो, इन तीनों संख्याओं में से कुछ मानना पड़ेगा। बोलो बोलो, यस। तो क्या मैं कह सकता हूं जो एलसीएम होता है डियर, वो एलसीएम क्या होता है? याद करो सर, दोनों रेशो का गुणनफल इंटू एचसीएफ। पहली संख्या का रेशो 5 है, एचसीएफ आपका कितना है? 15 है। तो बी 10 हो सकता है क्या भाई? अगर मैं बात करना चाहूं आपके लिए, सबसे बड़ी काम है कि अगर आप बात करो तो नहीं हो सकता ना 10, तो वैलिड ही नहीं है पॉइंट। 150 पॉसिबल है क्या एलसीएम? कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, लेकिन 150 वैलिड नहीं है, क्योंकि एलसीएम जो होता है वो ए बी इंटू एच होता है। आप चाहे तो चेक कर लो। अगर मैं 9 लेता हूं तो क्या आंसर कितना आ रहा है? 9 परम 45 इंटू 15, तो 15 5 75, कैरी आया 5, 15 चौके 60 और 5 15 कैरी आया 7, तो 675 आ रहा है। तो ये हो गया, देखो अवेलेबल है ना? तो चलेगा। यहां हमें पूछा है कि कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता तो अगला मैं गया 12 रखा तो 900 हो जाएगा, 11 रखा तो 825 हो जाएगा, 150 नहीं हो सकता। तो यही आपका राइट आंसर है, सी। कैसा लगा क्वेश्चन? सॉलिड कंसेप्ट है, पैसे देके भी नहीं पढ़ सकते, मैं बता रहा हूं ना। तो इसकी कदर करो, क्योंकि सीटीएम 2.0 ये उठा देगा, ये चला देगा। जिसका भी स्लो चल रहा है वो तेज चलने लगेगा, विश्वास करो। लेकिन आइए नेक्स्ट, 900 क्यों नहीं? भैया 900 तो है, यहां बोला है कि नहीं हो सकता एलसीएम। 900 तो है ना, 12 को रखोगे तो 900 आ जाएगा अपने आप। चलिए, बी 10 क्यों नहीं माना? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, बच्चा कह रहा है एक, सर बी को 10 क्यों नहीं माना? क्योंकि 10 और 5 को प्राइम नहीं होते ना डियर, इसलिए 10 नहीं माना। चलिए,
मजेदार, मजा आ जाएगा आपको, सच बोल रहा हूं। जो रेगुलर पढ़ लिया ना इस सेशन में, तो काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लास्ट में हम कुछ चर्चा भी करेंगे आपके मोटिवेशन के ऊपर, जैसा कि मैंने कल प्रॉमिस किया था। सर इस तरह के प्रश्नों को कैसे करें? तो मैंने कहा था कि यार आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हो। मैं यहाँ अगर मेरे पास वैल्यू दे रखी है तो मैं वैल्यू भी पुट कर सकता हूं। तो मुझे बताओ कि मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं जिससे कि पाप ना हो। तो आप 45 रखो, सबसे अच्छी वैल्यू है, क्योंकि अगर आप बीटा की वैल्यू 45 रखोगे तो सबसे किफायती वैल्यू है, और 45 ही रखनी चाहिए जब कुछ डिनोमिनेटर में ना हो। तो मैंने क्या किया, 45 पुट कर दिया। 45 करते ही तो ये √2 हो गया, ये 1/√2 हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा, और ये भी -1/√2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1 + 1। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, यहां से आया 1/√2 इंटू 1/√, क्योंकि दो में से एक गया तो 1/√2 और इंटू 2, तो 2 से ये आपका 2 कट गया, आंसर आ गया 1। कैसा लगा डियर? तो हर तरह के प्रश्न है, आपको तो बस अपने आप को ढालना है कि कैसे फोड़ोगे, हो जाएगा। ठीक है डियर? चलिए अगला प्रश्न ये लीजिए, आराम से करके बताइएगा और आराम से आंसर दो, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ रवि, सबके लिए हेल्पफुल है यार, आप क्वेश्चन बनाओ तो सही, हेल्पफुल है। क्या लगाओगे? अपना प्यारा सक्सेसिव केस। कैसे लगेगा? अरुण ने अपने माल को लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। 40% का मतलब क्या होता है? 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि अरुण अपने माल को 5 से 2 ज्यादा अंकित करेगा, यानी कि 5 से 7 करेगा, और अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है। तो 25% का अगर डिस्काउंट दोगे, यानी कि 4 में 1 का डिस्काउंट, यानी कि 4 से 3। सक्सेसिव केस है तो नीचे नीचे जमाते जाओ। और माल बेचते समय दोषपूर्ण वजन का उपयोग भी करता है, और 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम देता है। अगर कभी भी आप वजन में गड़बड़ करते हो, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम देते हो, तो ये वेट का रेशो है 10 से 9, तो प्राइस का रेशो कितना होगा? 9 से 10, ये क्योंकि आपका प्रॉफिट है। सक्सेसिव केस जिंदाबाद हमेशा से रहा है हमारा फेवरेट। 5 से हमने काटा इसको 2 बार, 3 से हमने काटा इसको 3 बार, 2 से काटा हमने इसको 2 बार, तो ये कितना आ गया, 3 दूनी 6 और 7, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है गुरुजी, 6 पर हो रहा है इंटू 100, 16.66। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके अलावा अगर आप कोई और मेथड से जाओगे ना डियर, हो सकता है कि सॉल्व भी ना हो, ठीक है, लेकिन आपको सीखना है, हर एक ईच एंड एवरी मेथड आपको सीखना है। अब इसी बीच आपके लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको सक्सेसिव केस लगाना भी सीखना पड़ेगा, आ सकते हैं। आइए अगला प्रश्न, मजेदार, गजब। स्किप करो लेकिन सीखो, स्किप कर सकते हो क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबसे क्वेश्चन बने, क्योंकि ये तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं और आपको रोक देते हैं टॉपर बनने से, और आपको टॉपर बनने की सोचनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होगा। प्लीज इग्नोर मत करना, कहीं आप ये सोचो कि मेरे से तो नहीं बन रहे, मेरा क्या होगा कालिया, तो कालिया बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा। आइए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन सब में, और उस मेहनत का आपको रिजल्ट देना चाहता हूं मैं। कर्मचारी है भैया, एक कर्मचारी का एक समूह किसी किसी काम को करता है, कोई समूह होगा काम को कर रहा है, करने दीजिए, लेकिन दूसरे दिन में प्रतिदिन एक व्यक्ति छोड़ जाता है, एक व्यक्ति हर बार छोड़ रहा है, तो 55% काम खत्म होने पर कोई भी कर्मचारी शेष नहीं रहता। यानी कि क्या हम कह सकते हैं काम कितना हुआ है, कितना काम वो लोग कर पाए? 55, केवल 55 काम ही वो कर पाए। और आपको याद होगा कि यार यही टोटल काम हो पाया है। मान लिया मेरे पास एक्स टोटल कर्मचारी थे, शुरुआत में मेरे पास कितने थे? एक्स थे, तो एक्स से कितना हो जाएगा अगले दिन? x-1, x-2, और ये लास्ट में चल चल के कितना हो जाएगा? 3, 2, 1 और खत्म। यही तो होगा। फील करो यार, क्योंकि फील ही सब कुछ है। बस अगर फील आ गया ना तो आप खेल जाओगे। तो क्या मैं इस स्थिति को यूं पलट कर देख सकता हूं कि यार 1 से शुरू होकर मुझे x लोगों तक का सम निकालना है, और वो 55 के बराबर होना चाहिए, यानी कि 1 से शुरू होकर x प्राकृतिक संख्याओं का योग।
तो x इंटू एक्स प्लस 1/2 यही होता है बराबर 55। तो x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 110। तो शुरुआत में कितने लोग थे? 10 होगा, तभी तो 110 बनेगा। तो 10 शुरुआत में तो x थे ना डियर, तो आप 11 मत लिखो, x बराबर 10 रखोगे तभी तो 110 बनेगा। कैसा लगा? सोच है बस, एक छोटी सी सोच इस तरह का प्रश्न खूबसूरत बना देता है। चलिए सर 2-1 कैसे आया? डियर लास्ट में तो मैं मानता हूं आपके पास 20 लोग हैं मान लो, तो लास्ट में तो एक ही तो बचेगा, उसके बाद 0, क्योंकि हर दिन एक व्यक्ति जा रहा है ना, हर दिन एक व्यक्ति छोड़कर जा रहा है। तो आप घटाओगे तो सही, मान लो आपने 10 से शुरू कर दिया, 10 9 8 7 5 4 3 2 1, तो आएगा तो 1 तक ही वो। और टोटल 55 काम किया है, क्योंकि x लोग जब काम कर रहे थे तो एक दिन में x काम कर दिया, फिर x माइनस 1, इस तरह से घटता चला गया। तो यानी कि एक तरीके से समित हो गया, योग हो गया, और 55 ही काम हुआ है बस। और एक बच्चा कह रहा है सर 55 के बराबर क्यों किया? काम बराबर क्या होता है? वर्क बराबर क्या होता है? टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क होता है। तो टाइम तो हर व्यक्ति के पास कितना है? एक दिन का है ना। पहले x लोग थे तो एक दिन, अगले दिन कितने हो गए? x माइनस 1, उनका भी एक दिन, देखो प्रतिदिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 3 2 1 क्यों किया? मैं तो एक सीरीज बनाने के लिए लिख रहा हूं भाई, लास्ट में 3 2 1, जिससे आपको सीरीज समझ में आ जाए। एक बच्चा कह रहा है 0 क्यों नहीं किया? 0 से तो 0 ही है, 0 से तो जोड़ोगे तो 0 ही तो रहेगा, उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा। समझ रहे हो ना? 0 लिखोगे तो फर्क थोड़ी पड़ेगा जोड़ने पर। बारह अंक की आपके सामने संख्या है और बोला जा रहा है कि ये 72 से डिविजिबल है। अगर ये 72 से डिविजिबल है डियर, तो मैं ये जानता हूं, मैंने आपको खूब पढ़ाया है कि यह जो संख्या होगी वह 8/9, यानी कि 8 और 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर यह संख्या 8 से डिविजिबल है तो क्या मैं निकाल सकता हूं क्या डियर कि यहां पर लास्ट के 3 डिजिट 9y0 अगर 8 से डिविजिबल होंगे तो y की वैल्यू क्या होगी? 6। गॉट इट? अगर y की वैल्यू 6 में रख देता हूं तो क्या मैं यहां पर x की वैल्यू भी निकाल पाऊंगा? देखो कैसे, 3 2 x 7 5 3 7 8 9 9 6 0। देखो 9 का चाहिए ना, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करोगे तो 9 को 9 खा गया, 6 और 3 9 को 9 खा गया, 7 और 2 9 को 9 खा गया, 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 प्लस x। तो x की वैल्यू क्या रखी जाए? 4। और x की वैल्यू 4 रखोगे तभी तो, क्योंकि 0 जोड़ोगे तो 23 ही रहेगा। x की वैल्यू 4, मामला सेट। तो x की वैल्यू 4 रख दो, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 4 इंटू वाई की वैल्यू 6 माइनस 4 चौके 16 प्लस 3 इंटू 6 18। सॉल्व करने पर आया 20 छिंग 120, 120 प्लस का 2 122। कैसा लगा डियर? सुपर प्रश्न है, सुपर। आपको ध्यान देना है, सीखना है, क्वालिटी कंटेंट है, वैल्यू करिएगा। नेक्स्ट, तसल्ली से करना, मैं बता देता हूं ये क्या है। ये पूरे में अंडर रूट है डियर, है ना। कॉसेक थीटा -1 अपॉन कॉसेक थीटा +1 प्लस अंडर रूट कॉसेक थीटा +1 और कॉसेक थीटा -1। करो। एक बच्चा कह रहा है सर y बराबर 2 भी रख सकते हैं क्या? y बराबर 2 भी रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं? आप ही बताओ। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। y इज ग्रेटर देन 2 है। वेल डन मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया कर रहे हो आंसर। क्या कर रहे हो? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका एलसीएम ले लिया, सेम तरीका अपनाया मैंने भी। ये क्या हो गया सर? कॉसेक थीटा
बचेगा यही, क्योंकि रूट और रूट है ना, तो कॉसेक थीटा माइनस का 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस का 1, नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो यहां देखो कितना आ गया, 2 कॉसेक थीटा, और ये कितना हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो बाहर निकल जाएगा, तो 2 कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। सॉल्व करने पर डियर मैं जाता हूं और चाहता भी हूं कि 1 अपॉन साइन थीटा लिख दो, और कॉट को लिख दो आप कितना, कॉस अपॉन साइन। तो साइन से साइन कट गया, 2 अपॉन कॉसेक, तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा। उम्मीद करता हूं कि आप सबने सही उत्तर इसका दिया हो। ठीक है डियर, मैंने क्या किया, इसका इससे गुणा किया तो रूट को रूट खा गया तो एक संख्या बच गई, इसको इससे गुणा किया होल स्क्वायर बनता तो संख्या बच गई, खत्म। और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया अंडर रूट के अंदर। नेक्स्ट, सैंतीस सेंटीमीटर लंबाई और 12 सेंटीमीटर व्यास की एक बेलनाकार छड़ को पिघलाकर एक खोखले गोले में डाला जाता है, जिसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है। तो खोखले गोले की मोटाई क्या होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको प्लीज समझना होगा कि कभी भी पिघलाने वाली बात आ जाए तो पिघलाने का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल होता है। पिघलाने का मतलब है वॉल्यूम ट्रांसफर करना है सर। आप मुझे समझना, बस मैं आपको समझाना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य कोई ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बन रहा तो यार क्यों नहीं बन रहा आपसे, मैं सिर्फ समझाना चाहता हूं कि ऐसे प्रश्नों को उड़ा के आना पेपर में, इसलिए ये प्रश्न करवा रहा हूं। तो ध्यान दो प्लीज, मेरे साथ में इन चीजों को समझो। मैं ये नहीं कहा कि 37 सेंटीमीटर लंबाई और 12 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार छड़, तो बेलन को पिघला रहे हो ना, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा डियर, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर। एच की वैल्यू मैंने 37 लिख दी, और इसको मैं बराबर कर दूं किसके, एक खोखला गोला है, तो खोखले गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। एम आई राइट? एब्सोल्युटली राइट। पाई को पाई खा गया। सॉल्व करने का तरीका देखना बस, 36 इंटू 37 बराबर 4/3, आर क्यूब माइनस आर क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौके 64 माइनस 3 तिया 9 तिया 27 और एक्स क्यूब। तो यहां हम कह सकते हैं डियर, ये जो 37 आ रहा है, 37 से 37 कट गया, 4 नाम 36, तो 9 तिया 27, तो x बराबर आ गया 3। अगर x बराबर 3 आ गया तो आपसे मोटाई पूछी गई है। मोटाई क्या होती है, 4x माइनस 3x, r माइनस छोटा r 3। बस कुछ बच्चों को लिख रहा है, एक बच्चा लिख रहा है यू आर एब्सोल्युटली स्लो, ऐसे कुछ लिख रहा है। डियर समझाने के लिए कर रहा हूं, है ना, प्लीज इसको अदरवाइज ना लें, आपको आराम आराम से समझ में आए। मेरा उद्देश्य ये है। सर x कहां से आया, डियर स्टूडेंट, इसको 3x मान लो, इसको 4x मान लो, तो ये मानना जरूरी है ना, वरना दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आपको x निकालना जरूरी हो गया। नेक्स्ट, ये तो कर दोगे। छह कहां से आया सर, 12 सेंटीमीटर डायमीटर है ना, कॉपी पेन लेके बैठा करो। एक बच्चा कह रहा है एक्स क्यूब क्यों आएगा, एक्स क्यूब क्यों आएगा। अरे यार 4x का क्यूब करोगे तो 64 एक्स क्यूब नहीं बनेगा क्या, और ये 27 एक्स क्यूब बनेगा। अब यहां से कॉमन लोगे एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब मैंने बाहर लिख दिया बस। दो व्यक्ति ए और बी पी से क्यू तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। पी और क्यू के बीच की दूरी 55 किलोमीटर है। ध्यान से सुनना डियर, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी 55 है, 55। अब जो ए है ना, ए
ए चला बेचारा और बी भी चला है, तो ए भी चल गया और बी भी चल गया। ए और बी क्रमशः 10, तो ए की स्पीड आपकी 10 है और बी की स्पीड आपकी 12 है। बात को सुनना और मजा आएगा। और बोला जा रहा है कि पी और क्यू के बीच की दूरी 55 है। अब बी क्यू पर पहुंचता है, बी क्यू पर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? अरे तेज चल रहा है तो पहुंचेगा ना। मैंने बी को क्यू पर पहुंचा दिया, टन 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 टन। अब फिर क्यू से वापस भी आ गया बी लौट भी रहा है, बी लौट रहा है और ए से बिंदु आर पर मिलता है। ठीक है, यहां पर बिंदु आर पर मिलता है, पी से मिलेगा, पी से बिंदु आर पर मिलता है ए है ना, जो ए पी से बिंदु आर पर मिलता है, यहां पर मिल गया। तो आपसे बोला गया पी से आर की दूरी बताओ। मैं आपसे सिर्फ ये बात कहूंगा कि यहां पर जब दोनों मिलेंगे तो ये वही कहानी है कि बी ए को कहेगा, देख जितने समय में मैं क्यू से दोबारा पी की तरफ आने लग गया उतने समय में तू पी से आर तक आया है। बोलो हाँ या ना, बोलो। डन है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि किसने बी ने और ए ने मिलाकर टोटल कितनी दूरी तय कर ली? तो सर यहां 55 और ये इधर से आया, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर हुई है वह 110 किलोमीटर हुई है। बोलो हाँ या ना। और एक्चुअल में क्या लगा है कॉन्सेप्ट, अगर हम बात करना चाहें तो यह आपको महसूस करना है कि भाई इसकी जो स्पीड है और इसकी जो स्पीड है उसका रेशो कितना है? 5:6। क्या यही डिस्टेंस का रेशो भी रहेगा? ऑब्वियसली सर, नॉट ए बिग डील, यही रहेगा 5:6। तो दूरी कितनी है? 11 रेशो। टोटल दूरी कितनी है? 11 रेशो बराबर 110, 1 बराबर 10, यानी कि ये कितनी दूरी तय करेगा? 50 और ये करेगा 60। तो ये जो दूरी है 50, यही तो यहां से यहां तक की है, यही पूछी गई है पी से आर तक की दूरी। फिर से एक बच्चा पूछ रहा है बार बार, सर 110 कैसे आया? ये क्वेश्चन समझो ना, देखो आप कॉन्सेप्ट को समझो। बी जो था वह क्यू पर पहुंचा और यहां भी आ गया और ये यहां से यहां आ गया, तो दोनों ने टोटल कितनी दूरी तय करी है? बी ने तो एक बार 55 कर ली पहली अकेले नहीं, ये बढ़िया चल रहा है यहां से, और बी यहां मिल गया, तो 2 बार हो गई ना दूरी 55-55, इसलिए 110 आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर डिस्टेंस कैसे रेशो में सेम होगा? बिकॉज डियर, आप टाइम स्पीड डिस्टेंस का जब लॉजिक समझते हो ना, तो लॉजिक क्या कहता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। इफ टाइम इज कांस्टेंट, जो कि है, टाइम इज कांस्टेंट, तो डिस्टेंस जो होगा वह स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, टाइम कैसे कांस्टेंट है? मैंने पहली लाइन यही बोली थी कि जितने समय में बी चलकर ए से मिला है उतने में ए इतना ही चल के आया, समय सेम है। नेक्स्ट। समचतुर्भुज के अंतः कोण का माप आपको दे रखा है। क्या तगड़ा तगड़ा डेटा दिया है मैंने इस सेट में आपको, जिससे कि थोड़ी सी तकलीफ तो होती है, लगता है कि होगा या नहीं होगा, लेकिन पेपर पूछेगा यही, ध्यान रखना। तो इसको सॉल्व करो और प्रत्येक अंतः कोण का माप आपको निकालना है। तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री बटे n बराबर, ये कितना आ रहा है? 147 इंटू 11 करूंगा तो 147 को और जोड़ देता हूं, 7 और 4 11, 6, 1617 और 3 1620 बटे 11। 90 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो जैसे ही 90 से डिवाइड करूंगा तो 9 एकम 9 बचे कितने अपने पास? 7 बचे, 9 8 72, 18 बार जा रहा है। आगे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 22n माइनस 44 बराबर 18n, 4n बराबर 44, n बराबर आ गया 11। अगर n बराबर 11 आ चुका है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बहुभुज के विकर्ण कितने हो जाएंगे? बहुभुज के विकर्ण n इंटू n माइनस 3/2, डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल यही होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल, तो 11 इंटू 8 बटे 2 44। ये तो पहला तरीका है, लेकिन आप तो बहुत शातिर खिलाड़ी बन जाओगे जब आपको लगातार अच्छे तरीके मिलेंगे। एक तरीका और है, वह क्या है? एक्सटर्नल एंगल मेथड। एक्सटर्नल एंगल कैसे निकालते हैं सर? अगर 1620 बटे 11 अगर आपका इंटरनल एंगल है तो एक्सटर्नल एंगल विल बी
360 बटे 11, 180 में से घटा दो तो डायरेक्टली 11 आ गया। तो ये अच्छा तरीका है, बाकी उससे कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। एक बच्चा कह रहा है फॉर्मूले का वीडियो बना दीजिए बस, जिससे फॉर्मूला हो जाएगा तो इसके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। डियर ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती, आप क्यों नहीं समझते हो? एन का डिवाइड क्यों किया? क्योंकि प्रत्येक कोण का मान है ना डियर, ये तो सभी एंगल्स का सम होता है और ये प्रत्येक कोण का मान होता है, इसलिए एन का डिवाइड किया। पॉलीगन पढ़ाएंगे ना, क्वाड्रिलेटरल के बाद पॉलीगन ही होगा। छोटू ने एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 1000 रुपए कम कर दिया तो 5% अधिक प्राप्त हो गया लाभ। यानी कि लड़ाई कंसेप्ट जिंदाबाद। इसमें लड़ाई कंसेप्ट, क्योंकि लड़ाई कंसेप्ट तो हर जगह लगता है, लगाने वाला चाहिए। कैसे लगता है देखिए, तो 10% आपका प्रॉफिट है, तो 10% अगर आपका प्रॉफिट है तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं 10 से 11, वेल डन। ये सीपी होगा, ये एसपी होगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 1,000 रुपए कम कर दिया सर। तो अब प्रॉफिट कितना होगा? प्लीज क्वेश्चन को पढ़कर बताएं, प्रॉफिट कितना होगा? 5% बढ़ जाता है, यानी कि पहले 10 था तो 15% हो जाएगा, और 15% का मतलब है 20 से 23। लड़ाई कंसेप्ट जिंदाबाद। 23 इंटू 10 230, 20 इंटू 11 220, तो 10 रेशो बराबर 23,000 और 20,000 3,000, 1 रेशो बराबर 300, तो क्रय मूल्य 3,000। मजा आ रहा है? कुछ बच्चा बोल रहा है जैसे सर 2.0 टफ है, ये सब बोल रहे हो। हालांकि ये सोच तुम्हारे दिमाग में आनी नहीं चाहिए, खैर, लेकिन फिर भी मैं समझाना चाहूंगा आप लोगों को कि परिवर्तन करो कुछ खुद के अंदर भी, है ना? बस यही बोलूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। अगला प्रश्न करिए। अरे 15% 3/20 होता है। बच्चा कह रहा है 20 से 21 होगा, 3/20 होता है तो 20 से 23 होगा। वो 5% की बात थोड़ी कर रहे हैं हम। 5% अधिक हो रहा है, अधिक। अधिक का मतलब 15% लेना है, 5% नहीं लेना। और ये सेट ऐसे ही रहेंगे, काफी इंप्रूवमेंट आएगा आप लोगों में, ये मेरा उद्देश्य है। ऐसे क्वेश्चन बड़ी तकलीफ देते हैं बच्चों को, लेकिन हमारे पास इसका रामबाण इलाज है। आओ आ जाओ यार। x - 3 अगर यहां दिख रहा है तो क्या इसका ये फैक्टर बनेगा? सर हमें नहीं पता। तो मैंने कहा भाई x बराबर 3 अगर आप इस समीकरण में पुट करते हो तो क्या आ रहा है? x बराबर 3 अगर पुट करते हो तो 9 - 33 + 23। रुजी ये तो -1 आ रहा है, यानी कि इसका मतलब -1 आने का क्या उद्देश्य है कि सर यहां अगर पूरा डिविजिबल करना है ना तो 1 को दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा। चला लॉजिक दोबारा बता रहा हूं कि अगर मैंने सोचा कि यार इसका, मैंने क्या सोचा? मैंने ये सोचा कि x बराबर 3 रखने पर ये 0 हो जाना चाहिए। ये तो 0 हो ही नहीं रहा, -1 आ रहा है। यानी कि अगर मैं +1 जोड़ूंगा ना, यानी कि अगर मैं इसको x² - 11x + 24 लिख दूं, लेकिन है तो 23, लेकिन 24 लिखोगे तो इसको 1 + 1 इधर भी करो। अब क्या ये डिविजिबल हो गया क्या? बोले हाँ सर, ये बात तो मजा आ गया, तभी तो इसके फैक्टर बनेंगे। 24 के टुकड़े करो कि 11 आ जाए, 8 और 3, यानी कि फैक्टर क्या हो गया? x - 8 और x - 3। मजा आया? बराबर +1। अगर मैंने यहां से लिख दिया कि x + 8 x - 8 और x - 3 बराबर +1, यहां तक आप में से किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये बता दो पहले तो, क्योंकि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर आगे की कहानी शुरू करते हैं। बोले नहीं है सर। मैं कहता हूं भाई x - 3 को नीचे ले जाओ, फटाफट नीचे ले जाओ। x - 3 को नीचे ले गया, क्योंकि नीचे पहुंचे तो सही पहले। अब यहां मुझे अगर x - 3 बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ क्या करूं?
यहाँ x-3 बना तो प्लस का 5 जोड़ो, इधर भी प्लस का 5 जोड़ो, जिससे कि ये x-3 बन जाए, और यहां तो है ही, तो -x-3 तो आ ही गया, और बराबर किसके है? 5 के। तो x प्लस -1 बाई एक्स बराबर अगर आपका 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा? p स्क्वायर प्लस का 2, क्योंकि सिमेट्रिक है, तो 25 और 2 27। ज्यादा तेज हो गया। मजा आया? दिमाग खुल रहा है? चलिए नेक्स्ट। समझ ही नहीं आया एक कहां से आया? एक तो यहां पे हमने किया ना, 3 रखा तो x-1 आया, तो 1 जोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए, बस। जिनकी भूख बड़ी होती है ना, उनको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं। पांच के बाद क्या हुआ? 5 के बाद वही हुआ जो मंजूर खुदा हुआ। कैसे? a प्लस a-1/a बराबर अगर 5 है, तो आपको चाहिए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। क्या होता है आप ही बता दो? p स्क्वायर प्लस का 2 होता है, सिंपल, और कुछ नहीं होता, क्योंकि माइनस से प्लस जाते हो तो p स्क्वायर प्लस 2। एक अर्धगोलाकार लोहे के टब की त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर है, इसे अंदर और बाहर दोनों तरफ पेंट किया जाना है, तो 8 रुपए प्रति 14 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट की लागत बताओ। क्यों? अरे दिल खुश हो जाएगा आपका। कहानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है सर। एक अर्धगोलाकार टब है, तो एक टब है भैया। अरे कोई हार्ड नहीं है यार, ऐसे मत रोया करो आप लोग। किस्मत से मिल रही हैं तुम्हें ये चीजें, लेकिन तुम उसे अपनी किस्मत ही नहीं समझ रहे हो, आफत समझ रहे हो। चलिए, ये अर्धगोलाकार एक लोहे का कटोरा है, जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 7। इतना टाइम मैं इसलिए लगा रहा हूं, बाकी जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि हम तो चार्ट जानते हैं, ठीक है। और उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ आपने पेंट कर दिया, अंदर भी किया है और बाहर भी किया है, करने दीजिए। तो मैं ये कहूंगा कि भाई ये मेरे पास एक क्या हो गया, एक अर्धगोलाकार लोहे के टब है, उसकी रेडियस आपको 7 दे रखी है। अगर बाहर अगर पेंट करोगे तो कितना हो रहा है? 2 पाई आर स्क्वायर हो रहा है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा डियर? ये हो जाएगा 308, 154 का डबल, ठीक है। चलिए, और दोनों तरफ करवा रहे हो, तो दोनों तरफ ही तो कर्व सरफेस है, तो ये भी तो आपका 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा। अंदर वाला हिस्सा भी, बाहर वाला हिस्सा भी 2 पाई आर है, अंदर वाला हिस्सा भी 2 पाई आर है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 308 इंटू 2, 616। अब आपसे बोला जा रहा है कि 8 रुपए 14 मीटर स्क्वायर का खर्चा है। 14 मीटर स्क्वायर का खर्चा 8 रुपए है, तो 14 मीटर स्क्वायर का मैं अगर भाग दे देता हूं, तो 14 चौकी 56 बचे 5, 14 चौकी 56, 44 मीटर स्क्वायर। 44 इंटू 8 करने पर कितना आ रहा है? 352। मजा आया? किसी को डाउट है तो पूछ ले बेधड़क होकर, क्योंकि यार है ही क्वेश्चन लाजवाब। क्लियर है? चलिए, तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका 308 कैसे सर? जब रेडियस अपनी 7 होती है ना, तो पाई आर स्क्वायर लगाओगे, तो पाई आर स्क्वायर लगाने पर 22/7, 7 इंटू 7, तो ये हो गया 154। तो 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 308। और आपको ये बताना चाहता हूं कि ये अब यार समझो, फील करो, अगर आप कोई रंग कर रहे हो, तो रंग के लिए बाहर की जितनी सरफेस होगी, अंदर की भी तो उतनी होगी। कटोरा है तो कॉमन सेंस लगाना यार। सर गुणा 2 क्यों किया? यही तो बता रहा हूं। मान लो आप एक फील करो, आपने कोई कटोरा लिया, आप उस पर बाहर रंग कर रहे हो, तो अगर उसकी कोई मोटाई नहीं है, तो अंदर भी तो उतनी पे रंग करोगे। कटोरा है भाई, कोई भरा हुआ थोड़ी ना है, लिखा हुआ है कटोरा है, लोहे का टब है। फील नहीं करोगे तो हो जाएगा मामला खराब। टोटल सरफेस एरिया तो होगा। ऐसे मत सोचो, अर्धगोलाकार कटोरा है, इधर वाली सरफेस 2 पाई आर स्क्वायर है, तो अंदर वाली भी तो 2 पाई आर स्क्वायर ही होगी। एक बच्चा कह रहा है वॉल्यूम क्यों नहीं लिया? वॉल्यूम की बात ही नहीं कर रहा है, यहां तो एरिया पे बात कर रहा है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पे, तो हमें इसलिए एरिया लेना है।
नेक्स्ट, एरिया क्यों लेंगे? अरे एरिया की तो पैसे निकालने हैं, मीटर स्क्वायर जो होता है ना, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की तो यूनिट होती है। एक जार में तांबा और जस्ता का जो मिश्रण है वह 7:5 में है। ठीक है, यदि 9 किलोग्राम मिश्रण को 9 किलोग्राम जस्ते से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो तांबे और जस्ते का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो शुरुआत में जार में कितना तांबा था? आसान है। कैसे आसान है? कि एक जार में कॉपर और जिंक का रेशो दे रखा है, 9 किलोग्राम मिश्रण को 9 किलोग्राम जस्ते से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो मैं ये कहता हूं डियर 7:5 ही रहेगा पहले भी। मिश्रण को निकालने के बाद कितना रहेगा रेशो? अगर मैं मिक्सचर को निकाल दूं तो भी सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आता। पर अब कितना हो रहा है? 7:9 हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने 9 किलोग्राम जस्ता मिलाया है इसमें। तो क्या ये सेम है पहले से ही? हाँ, टेंशन लेनी है क्या? नहीं लेनी। तो यहां 4 रेशो किसके बराबर है? 9 के बराबर। 4 रेशो 9 के बराबर है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो मैं ये कहता हूं भाई साहब, अगर कोई दिक्कत नहीं है और टेंशन भी नहीं है तो आप मुझे बताओ कि 4 रेशो अगर 9 के बराबर है तो यहां टोटल कितना है डियर? 12 रेशो है ना? कितना हो जाएगा? 27। 12 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 किलोग्राम। यहां तक समझ में आ गया क्या? ये बताओ, यहां तक क्लियर है? प्लीज बोलिए भाई। 4 रेशो बराबर अगर 9 है तो 12 रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 27। ये तो वो स्थिति है ना जब निकाल के बैठा है मिश्रण 9 किलोग्राम। ये तो वही स्थिति है ना जब 9 किलोग्राम निकाल कर बैठा है। तो स्टार्टिंग में कितना होगा? 36। 36 स्टार्टिंग में होगा तो 7:5 में ही तो होगा। तो 12 रेशो बराबर अगर 36 है, 1 रेशो बराबर 3 किलोग्राम, तो स्टार्टिंग में कॉपर कितना है? 21। एक बच्चा फिर पूछ रहा है सर 27 कैसे आया? अरे डियर, 4 रेशो बराबर 9 किलोग्राम मिला रहे हो ना आप, तो 12 रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 27। फिर पूछ रहा है 36 कैसे आया? डियर, ये तो निकालने के बाद की स्थिति ली थी। 9 किलोग्राम मिक्सचर भी तो निकाला था आपने पहले, तो वो भी तो ऐड करोगे 27 में, इनिशियल मिक्सचर के लिए। चलिए, अब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में होंगे। कैच द मैथ 2.0 का सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहेगा कि आपको होमवर्क भी दिया जाया करेगा। तो 16वां क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, 17वां क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, 18वां क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, 19वां क्वेश्चन आपका होमवर्क में है और 20। तो अब आपको ये होमवर्क भी दिया जाया करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। पीडीएफ आपको यहां मिल जाएगी और मैं डाल भी दूंगा। ठीक है डियर, कैसी लगी क्लास बता दीजिए। अभी मैं आपकी बात भी करने वाला हूं, चीजों को हम और भी सेटल करेंगे। मेरा टारगेट अल्टीमेट यही है कि पेपर अपना इससे ही आए। जो क्वेश्चन, देखो आसान क्वेश्चन तो आप बना ही रहे हो, चीजें तो आपको आ रही हैं, लेकिन उन आसान को और भी बेहतर बनाने का मेरा काम है। ये मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको टॉप क्लास लेवल तक पहुंचा दूं। फिर आप नहीं रुक सकते, कहीं नहीं रुक सकते। सोच आपको बड़ी करनी पड़ेगी, तब जाके सफलता मिलेगी। आप इनमें से कोई भी एग्जाम बेधड़क आके फोड़ के जाना, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, एग्जाम सब कुछ होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, डीप एनालिसिस होगा और गेम चेंजर क्वेश्चन होने वाले सारे। मैंने कहा था ना, गेम चेंजर सेशन होंगे, गेम चेंजर। ठीक है डियर, और आप कोई भी पेपर देते हो एसएससी का तो भी आप अनअकैडमी पर साहिल 10 कोड लगाकर दे सकते हो। कंप्लीट फाउंडेशन बैच मेरा आ रहा है डियर, कंप्लीट मैथ प्रिपरेशन, कंप्लीट। ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, कंप्लीट मैथ प्रिपरेशन बिगिनर टू एक्सपर्ट। ज्वाइन करना है कर लीजिए, अभी मेरा मेंसुरेशन चल रहा है, उसके बाद सीधा वही आएगा कंप्लीट, जहां पर एसएससी सीईटी बैंक रेलवे सबके लिए तैयारी में करवाऊंगा। साहिल 10 आपको कोड लगाना है और बेधड़क होकर जुड़ना है। एसएससी एग्जाम पर जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, 12 और 24 महीने का बैच लीजिए और साहिल 10 एज ए कोड लगाइए, डिस्काउंट मिल जाएगा और आप बढ़िया तरीके से रेगुलर मेरी क्लासेस ले सकते हैं अनअकैडमी पर मेरे फाउंडेशन बैच में 5 बजे। साहिल 10 को लगाकर किसी अन्य कैटेगरी में भी अगर कोई कोर्स लेते हैं तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब दूसरी बात, कैसा लगा सेशन पहले बताओ। जो भी विद्यार्थी, ऑब्वियस सी बात है अभी यहां मौजूद हैं, हिम्मत रखते हैं, सिंपल सी बात है। चीजें एनी इंप्रूवमेंट, कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता कोई नहीं है वैसे तो, बाकी मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। ठीक है ना, आराम से और भी चीजें जो बेहतर से बेहतर हो पाएंगी वो मैं कराऊंगा। और जो भी क्वेश्चन नहीं बने उन्हें आप क्या करोगे, एक बार रिवाइज करोगे जाकर। ठीक है ना, रिवीजन जरूर करना और ये जो मैंने होमवर्क दिया है ना क्वेश्चन का वो जरूर करना। आंसर बताऊं या रहने दूं? कल ही पता लगेगा, फिर एक बार ट्राई करना फिर। आंसर बताने से फिर मजा नहीं आएगा आपको।
ठीक है, और बताओ किसी को कोई तकलीफ हो रही है किसी भी सब्जेक्ट में, कैसी भी, ये बताओ। सब हो जाएगा, यूपीएसआई सब कंसिस्ट किया है, यूपीएसआई का पेपर अच्छा आता है और ये सारे क्वेश्चन फोड़ने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के यार कोई मतलब कोई टीचर पकड़ लो अच्छा सा जो रेगुलर पढ़ा रहा हो। मैं हमेशा से कहता हूं कि आपको कन्विंस करना पड़ेगा टीचर को, है ना। कोई भी टीचर अगर अच्छा सा अनअकैडमी पर अगर सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो वहां पर कोई मैम हो या सर हो, अच्छे अच्छे टीचर हैं इंग्लिश के 4-5, उनमें से किसी एक को पकड़ सकते हो आप, है ना, और पढ़ाई कर सकते हो। मैं तो इंग्लिश के बारे में तो इतना मैं तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन किसके लिए अच्छा है, क्योंकि हर स्टूडेंट का लेवल अलग होता है। जैसे कोई इंग्लिश मीडियम वाला होता है और कोई मैडम के पास मैंने भेज दिया, वो इंग्लिश इंग्लिश बोले तो फिर तुम्हारे तो सिट्टी पिट्टी घूमे। हमें चाहिए हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश, तो दिक्कत है। टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये सेशन, है ना, ये ध्यान रखना। मैथ के लिए आप कोई भी टीचर चूज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मेरा समझ में नहीं आ रहा है तो मैथ के लिए कोई भी टीचर कर सकते हो। बच्चा कह रहा है एक बच्चा क्या कह रहा है, सर मॉक कैसे दें। देखो मॉक का सिंपल सा एक लॉजिक है, प्लीज सब लोग सुन लो कि मॉक कैसे देना है। प्लीज एक बार थोड़ा सा सजेशन ले लो कि मॉक कैसे देना है। जब कभी भी कोई मॉक टेस्ट लगाइए तो प्लीज कभी भी ये सोच के मत लगाओ कि आपको फोड़ना है, क्योंकि क्या होता है ये चीजें हर्ट करती हैं काफी। अगर जब मार्क्स ड्रॉप होते हैं ना, और मार्क्स ड्रॉप होने का हम अकारण ही समझ लेते हैं कि हर मार्क्स कम आ रहे हैं, सीधा सा हम इसको सिलेक्शन से जोड़ लेते हैं, और इस मार्क्स ड्रॉप के चक्कर में, नंबर कम आने के चक्कर में हमारी जो थॉट होती है ना वो और ज्यादा वीक हो जाती है, इंप्रूवमेंट नहीं आता, ये और ज्यादा कमजोर हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि मार्क्स कम आएंगे तो हमें अच्छी पढ़ाई होगी मेरी, लेकिन ये उल्टा हो जाता है। चीजें ऐसी लगती हैं, अरे यार अब क्या पढ़े, अब क्या करूं, मेरे को क्या क्या नहीं आता, सब कुछ पीछे चले जाते हो आप, अचानक से सब खत्म हो जाता है। मेरे को पर्सनली ऐसा फील होता है कि ये होता होगा एक स्टूडेंट के साथ, कि हर्ट हो जाते हैं, अचानक से ऐसा लगता है यार कुछ नहीं आता भाई, अब क्या होगा, अब होगा नहीं होगा सिलेक्शन, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरे तो अब सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, मैंने इतनी मेहनत की है फिर भी नंबर नहीं आ रहे। तो ये सब चीजें नेचुरल हैं। अगर ये आप रिलेट कर पा रहे हो तो ये कोई मैं हर बच्चे से पूछने नहीं गया हूं, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो कभी भी मार्क्स ड्रॉप को दिल पर ना लो, दिल पर ना लो, ठीक है। पहली बात, सब दिल पर ना ले तो फिर इंप्रूवमेंट कैसे होगा, इंप्रूवमेंट होगा एनालिसिस से। एनालिसिस से कैसे होगा सर, मैं इतना चाहता हूं बस आप लोगों से कि अगर आप वीक में 2 मॉक दो, बस आप एक वीक में 2 मॉक टेस्ट लगाओ बस, और वो आप लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, 2 मॉक लगाओ। मॉक में क्या करते हो, 4 सब्जेक्ट होती हैं, जीके होती है, रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है और मैथ्स होती है। अपने तरीकों को भी टेस्ट करो, आपकी जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है आप उसको पहले सॉल्व करो। आप इवन रीजनिंग को पहले कर सकते हो, आप जीको को पहले कर सकते हो, आप इंग्लिश को पहले कर सकते हो, आप मैथ को लास्ट में लो, क्योंकि इनमें समय नहीं लगता है। लेकिन आजकल थोड़ा सा समय लगने लग जाता है, तो उस समय को कम करने की कोशिश करो। और जहां भी आपको देखो, क्या मैं कह सकता हूं कि जीके कभी भी आपको 100% कॉन्फिडेंट देगा, जीके कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता कि यार मेरा हो ही जाएगा, नहीं। जीके के लिए मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं, केवल पढ़ो आप तो बस, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो हो सकता है कि आपके पढ़ने से हो जाएं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मैं या जीके का कोई भी टीचर ये बता दे कि भाई ये पढ़ ले हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है यार। कारण क्या है, अथाह है, कोई भी चीज क्या होती है, अथाह है। अब अथाह चीज को कभी भी ये नहीं कहा सकता कि इतना हो जाएगा, लेकिन आप पढ़ो, वो भी रेगुलर पढ़ो। क्यों, क्योंकि कब कहां से कैसा क्वेश्चन आ जाए पता नहीं चलेगा, और वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करेगी ये चीज। कभी कभी टफ जीके भी आ जाती है, तो पढ़ना तो है, जीके पढ़नी है, और इवन एक बार तो अच्छे से पढ़नी है। मैंने कई बच्चे देखे हैं, मतलब आप में से भी कई सारे बच्चे होंगे जो है ना, मतलब जीके को घोट के पीने में बड़ा इंटरेस्ट रखते होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सब पता है कि हिंदू घाटी सभ्यता क्या होती है, कहाँ किसके चिन्ह मिले, किसने कौन सी बुक का मतलब रचयिता कौन है ना, सारी चीजें
जो भी एक सिस्टमैटिक संविधान के बारे में पता होगा, उनको ये केवल और केवल कहानियां सुनो। मैं हमेशा से ये कहता हूं, मेरा मतलब मेरा पर्सनल मोटिव ये रहता है, जैसे कि अगर मैं जीके पढ़ा रहा होता तो मैं कहानियां सुनाता, मैं नहीं लगाता एक भी पीडीएफ, मैं कहानियां सुनाता। और सबसे जरूरी चीज है कि कहानियां सुनो। अगर कोई टीचर कहानी सुना के पढ़ाता हो तो ज्यादा बेटर है, वो दिमाग में बैठता है। स्टोरीज, है ना, तो स्टोरीज दिमाग में रह जाती हैं। ईयर्स एक तरफ लिख सकते हो, है ना। कुछ बुक्स आती हैं जहां पर वन लाइनर मिलते हैं, वन लाइनर, जैसे कि 5-7 हजार वन लाइनर की बुक आती है। तो वन लाइनर बुक आती है ना, उस वन लाइनर बुक को तो घोट के पी जाओ, क्योंकि उससे बाहर कुछ नहीं जाता, उससे बाहर कुछ नहीं जाता। ठीक है। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में तो देखो भैया फ्री के नंबर है। बोले सब फ्री के नंबर, यहां तो लाले पड़ रहे हैं। इसको अच्छे से पढ़ लो यार, एसएससी में है ना इतनी टफ नहीं आती, बैंक वालों के पसीने छूटते हैं, एसएससी में इतनी टफ नहीं आती इंग्लिश, ये ध्यान रखना। अच्छी इंग्लिश आती है, आप इजीली कर सकते हो। ग्रामर पढ़ लीजिए, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पढ़ लीजिए। और एक बात तो मेरे को सही कहना लगेगा, एक न्यूज़पेपर आता है ना इंग्लिश का, तो हार्ड कॉपी ले आओ कोई भी, उसको अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। ये थोड़ा टफ काम है, बच्चे का मन नहीं लगता होगा, 5 दिन पढ़ता है उसके बाद छोड़ देता है। मैं हर बच्चे को अपने से रिलेट करता हूं, मेरी भी आदत खराब है थी, मतलब ठीक है, तो मेरी भी आदत खराब थी कि भाई इंग्लिश को तो बस उतनी इज्जत देनी है, क्योंकि जब वो अपन को इज्जत नहीं देते तो अपन उसको इज्जत नहीं देते। ठीक है, तो ये वाली बात थी मेरे साथ। तो इंग्लिश का बहुत बड़ा बेकार आंकड़ा था। मैंने कोशिश तो खूब की, 4-4 बजे उठ के न्यूज़पेपर पढ़ता था। कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं वोकेबलरी की कॉपी दिखाऊंगा, एक एक वोकेबलरी लिखी हुई है। तो काफी अच्छा लगता था उस टाइम। तो और मैथ्स की तो बात चल ही रही है अपनी, ये पढ़ते जाओ, ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, तो टेंशन मत लो, ये चीजें हम रिवाइज करते रहेंगे। और कोई भी आपके डाउट आते हैं तो मेरे को आप भेज देना, पर्सनली भेज सकते हो, मैं उनको पीपीटी में लगाकर लेकर आ जाऊंगा। कोई अच्छे डाउट हो तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, डेली यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अपना ध्यान रखें और प्लीज परिवार का भी ध्यान रखें। यूपीएसआई में कैसा मैथ आता है, क्या बोला एक भाई ने, इंग्लिश ही रोक रखा है। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, इंग्लिश पढ़ो, बिना पढ़े नहीं होगा डियर, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। भाग कर कभी भी सिलेक्शन नहीं ले सकते आप। शुभ रात। यूपीएस